हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 16 के साथ वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 16 जो आपके सामने है। तो सेट नंबर 16 में जो जीके के क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो आर्ट्स सब्जेक्ट और करंट इवेंट से रिलेटेड हैं। तो सेट नंबर 16 के जीके के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और जीके का जो ये क्वेश्चन है सेट नंबर 16 का, वो पहला क्वेश्चन 83 नंबर पर है। 83 नंबर का क्वेश्चन जो इस सेट में है वो जीके का क्वेश्चन है। फिर उसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखते जाएंगे। सेट नंबर 16 के जीके के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें आर्ट्स का क्वेश्चन मैं जैसा बताया 83 नंबर पर है। नंबर पर ये हम लोग का जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ जीके कहने का मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट और करंट इवेंट्स के क्वेश्चन। 83 नंबर पर जो क्वेश्चन हम लोग का है कि 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें हम लोग का आंसर होगा, इसमें जो आंसर हम लोग आएगा वो है, जो आंसर हम लोग का होगा वो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। यहां पर मैं आपको बता दूं, दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के फाउंडर लीडर्स, संस्थापक नेताओं में से एक थे। कांग्रेस की स्थापना के समय के जो प्रमुख नेता थे उसमें से एक प्रमुख नेता के रूप में दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। एक तो 1906 में, ये 1906 का उनका जो अध्यक्षता है वो उनका अंतिम अध्यक्ष था उनके द्वारा। तो 3 बार उनके द्वारा अध्यक्षता की गई है। एक 1886 में, एक 1893 में, एक और 1906 में। तो 1886, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 1886, 1893 और 1906, ये 3 बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। 1886 यानी कांग्रेस की स्थापना ही 1885 ईस्वी में हुई थी और 1886 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो 1886 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में 1993 का ये लाहौर में हुआ था और 1906 का भी कलकत्ता में हुआ था। शायद ये लिखा हुआ भी है कलकत्ता में। क्वेश्चन हम लोग का है 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और मैंने बताया कि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1886, 1993 और 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन फिर हम लोग का जीके का है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, परमानंद, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक क्रांतिकारी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी गदर पार्टी। और गदर नाम का एक पत्रिका भी निकलता था। तो क्रांतिकारी पार्टी, और इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना। सैन फ्रांसिस्को कहाँ, यूएसए।
यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में, और उसकी स्थापना में ये सभी लोग थे, इसलिए यहां पर हमारा जो ऑप्शन होगा डी होगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी, यानी परमानंद, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल। और गदर पार्टी क्रांतिकारी पार्टी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? पहले आंसर हम लोग लगा ले। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र। ऋग्वेद जो सबसे 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद जो है उसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद के रूप में माना जाता है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। यहाँ तीसरे मंडल की बात हुई है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं ये आप लोग पढ़ते होंगे। ऋग्वेद में कुल या मंडलों की कुल संख्या कितनी? कुल मंडल 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए, यहाँ हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन? विश्वामित्र। अब कुछ इन मंडलों से जो बात है उसमें कुछ बात याद कीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल, और एक चीज याद रखिएगा, ये थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन क्वेश्चन के लिए आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल, यानी प्रथम और 10वां मंडल, यानी फर्स्ट और लास्ट इसका जो मंडल है, प्रथम और 10वां मंडल सबसे अंत में जुड़ा, सबसे अंत में जुड़ा। बस आप ये फैक्ट याद कीजिए और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्यों जुड़ा? प्रथम है तो फिर बाद में क्यों? ये कैसे कंपाइल हुआ उसकी बात है। ये क्वेश्चन कभी पूछता है कि ऋग्वेद का कौन मंडल सबसे बाद में जुड़ा है, तो पहला और 10वां मंडल, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र। अब एक चीज और मैं यहां बताऊं, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बाबू, गायत्री मंत्र। एक बार ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन था। गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र आप जानते ही हैं, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल? पूछेगा किस वेद में, तो आप बोलोगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। अगर ये क्वेश्चन आ जाए गायत्री मंत्र के रचयिता, तो फिर बताओगे विश्वामित्र। जब तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र के भी रचयिता विश्वामित्र। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है, जो सूर्य का ही रूप सविता को समर्पित है, यह भी याद रखेंगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। अब ये 10 मंडल में हमने बताया पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जुड़ा, चलिए ठीक है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में, यह भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है। ऋग्वेद का 6ठा मंडल, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ऋग्वेद का 6ठा मंडल, 6ठा मंडल में एक वर्ड है हरियूपिया। हरियूपिया, हरियूपिया शब्द का उल्लेख है, यानी हरियूपिया स्थल का भी आप कह सकते हैं, वो जगह का नाम है, शब्द का उल्लेख। अगर क्वेश्चन आएगा कि हरियूपिया शब्द का उल्लेख या हरियूपिया स्थल का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप बताओगे 6ठा मंडल में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऋग्वेद के 6ठे मंडल में हरियूपिया शब्द का उल्लेख है। और इतिहासकारों ने इस हरियूपिया को हड़प्पा का पुराना नाम होने का संकेत दिया है। तो क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछता है हड़प्पा का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, वहां भी आंसर आप आराम से 6ठा मंडल कहोगे। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में
जो हरियूपिया स्थल का उल्लेख है उसे इतिहासकार हड़प्पा के पुराने नाम के रूप में बताते हैं। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हड़प्पा का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, तो आप बोलोगे छठे मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, सातवें मंडल में दशराजन युद्ध। अब दशराजन युद्ध क्या, वो तो डिटेल की बात है। पहले दशराजन युद्ध का उल्लेख कहां, सातवें मंडल में। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऋग्वेद का नौवें मंडल में, नाइन्थ में, नौवें मंडल में, ऋग्वेद के नौवें मंडल में सोम का उल्लेख है। नौवें मंडल में सोम, याद रखिएगा, नौवें मंडल में सोम। सोम क्या था भाई, तो सोम आर्यों के एक देवता, आर्यों के एक देवता थे सोम। आर्यों के देवताओं में एक देवता सोम, और सोम वनस्पति के देवता थे, वनस्पति के देवता, यानी सोम की कृपा से वनस्पति अच्छा, उपज अच्छा, तो वनस्पति के देवता सोम थे। और सोम एक प्लांट भी, सोम एक प्लांट का भी नाम था और सोम एक देवता का भी नाम था। और सोम देवता, सोम वनस्पति पर, सोम पौधे पर निवास करते थे, ऐसी बात है। तो सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। फिर इसमें यह भी है कि सोम, ये प्लांट कहाँ मिलता था, तो हिमालय के मुजवंत चोटी पर, हिमालय के मुजवंत चोटी पर सोम मिलता था, सोम प्लांट और सोम देवता। तो ऋग्वेद के नौवें मंडल में सोम देवता, या नौवां मंडल में जो भी सूक्त हैं, जो ऋचाएं हैं, वो सोम देवता को समर्पित है। ये भी ये बात है। सोम प्लांट कहाँ, तो हिमालय के मुजवंत चोटी पर। और उस सोम प्लांट के लीफ से, पत्ते से आर्य एक ड्रिंक तैयार करते थे जिसको सोमरस कहा जाता था। तो ये सब बात ऋग्वेद से रिलेटेड। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना, तो 1017। ये मंडल हो गया, मंडल 10, और सूक्त या ऋचाएं 1017 या 1028। अब या का मतलब क्यों, देखिए अगर 1017 आता है 1017 कीजिए, 1028 आएगा 1028, या इसलिए कि ऋग्वेद के 11 सूक्त जो हैं वो 2 बार आए हैं। अगर रेगुलर काउंटिंग करें तो 1028 हो जाए, और जब एक ही सूक्त 2 बार आया है उसको एक ही बार काउंट करें तो 1017। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 या 1028, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। अगर देगा भी तो देगा तब 1017 कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा कभी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। 1017 रहेगा या 1028 रहेगा, ज़्यादा जगह तो आजकल 1028 ही देख रहे हैं। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 या 1028, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10, और गायत्री मंत्र किसमें, तीसरे मंडल में। और हम लोग का क्वेश्चन था ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन, विश्वामित्र, या गायत्री मंत्र का भी आएगा तो विश्वामित्र ही कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रबी की फसलें किस मिट्टी में सबसे अधिक उगाई जाती हैं। देखिए रबी फसल आप कहते किसको हो, सामान्य रूप से 2 फसलें भारत में, रबी और खरीफ। तो रबी यानी जाड़े के दिन में जो लगाया जाए और गर्मी के आरंभ में जिसकी कटाई हो जाए उसको रबी फसल कहते हैं। और वर्षा ऋतु में, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु में जिसको लगाया जाए और जाड़े के आरंभ में या जिसकी कटाई हो जाए, हार्वेस्टिंग हो जाए, उसको खरीफ कहते हैं। सबसे प्रमुख रबी फसल जो है, रबी फसलों में सबसे प्रमुख है गेहूं। अब गेहूं के साथ साथ जो भी है वो रबी है। और खरीफ में सबसे प्रमुख जो है वो धान है। चलिए अब यहां पर है कि रबी की फसलें किस मिट्टी में सबसे अधिक उगाई जाती हैं। तो पहले तो आप जान लो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, जो नदियों के निक्षेप से मिट्टी बना हो। मिट्टियां बनती हैं चट्टानों के अपरदन से, नदी के निक्षेप से। कहीं भी है तो मिट्टी में चट्टान का तो अपरदन है ही, लेकिन नदियां जिसको लाती हैं और उसका निक्षेप जो करती हैं उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी 2 तरह का, खादर और बांगर। खादर और बांगर।
जो नई जलोढ़ मिट्टी है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है, जहां नदी का नया पार्ट, जहां नदी का अभी बाढ़ उड़ आते रहता है, तो वो खादर। और जो पुरानी, अब नदी उस मार्ग पे नहीं जाती है, बहुत पहले वो डिपोजिट करके छोड़ दी है, तो पुरानी जलोढ़ को आप बांगर कहते हो। तो सबसे ज्यादा रबी फसल कहाँ होगा, तो खादर में कि बांगड़ में? तो सबसे ज्यादा होगा खादर में। तो 86 का आंसर आपका खादर, यानी नई जलोढ़ मिट्टी में, नई जलोढ़ मिट्टी में खादर। तो रबी की फसलें किस मिट्टी में सबसे अधिक उगाई जाती हैं? तो खादर मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। गोंडवाना चट्टान का उदाहरण, गोंडवाना चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन है? तो पहले आंसर लगा लें, राजमहल की पहाड़ी। गोंडवाना चट्टान का उदाहरण इसमें कौन है? जहां गोंडवाना चट्टान मिलेगा तो राजमहल की पहाड़ी। अब देखिए, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड का नाम आप सुने हैं। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, प्राद्वीपीय भारत है, वो गोंडवाना का हिस्सा माना जाता है, गोंडवाना का हिस्सा है। और ऊपर में यूरोप का भाग और उसके नीचे का जो भाग था वो क्या था, उसको हम लोग अंगारा, और अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कंप्रेशन हुआ, टेथिस सी था जहां आज हिमालय है। तो गोंडवाना क्षेत्र हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो गोंडवाना क्षेत्र का है, और इसमें गोंडवाना चट्टाने और राजमहल की पहाड़ी जो खास करके आपका कुछ बिहार और झारखंड में, तो राजमहल की पहाड़ी गोंडवाना का प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार, छोटा नागपुर का पठार भी उसी का विस्तार का रूप माना जाता है, और उसमें राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की पहाड़ी की चट्टान गोंडवाना चट्टान को धारण करता है। तो गोंडवाना चट्टान का उदाहरण राजमहल की पहाड़ी, यानी गोंडवाना चट्टान की उपलब्धता कहाँ पर? इनमें से कहाँ? तो राजमहल की पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोरान क्या है? जूरा पर्वत से जेनेवा झील तक रात्रि में चलने वाली शुष्क एवं शीतल हवा, रोना घाटी में चलने वाली ठंडी शुष्क हवा, उत्तरी इटली में चलने वाली ठंडी हवा। देखिए, जोरोना क्या है, तो ऑप्शन से भी आपका पता चल रहा है, खैर इसमें नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, ऑप्शन से पता चल रहा है कि जोरोना क्या है। तो जोरोना एक स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन, स्थानीय पवन, लोकल विंड, इसको बोलते हैं लोकल विंड। देखिए, प्लैनेटरी विंड होता है, एक अस्थाई पवन होता है, पृथ्वी के ताप कटिबंध और दाब कटिबंध के आधार पर अस्थाई पवन है। और उसके अलावा जो लोकल फैक्टर पर आधारित कुछ पवन हैं उनको हम लोग लोकल विंड कहते हैं, स्थानीय पवन। तो जोरान एक लोकल विंड है जो जेनेवा, जो रात्रि में चलता है, ये कुछ खास नहीं। जेनेवा झील एक शुष्क एवं शीतल, यानी ठंडा भी है और शुष्क है, ठंडा है और शुष्क है। तो इसमें ए ऑप्शन होगा, जोरान एक स्थानीय पवन है, जोरान एक स्थानीय पवन है जो जूरा पर्वत से जेनेवा झील के तरफ, जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड, जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड कहाँ? तो यूरोप। तो जूरा पर्वत से जेनेवा झील तक चलने वाली शुष्क यानी ड्राई, यानी उसमें मॉइस्ट नहीं है, आर्द्रता नहीं है और ठंडी हवा है। रोन घाटी के में जाड़े में चलने वाली जो ठंडी शुष्क हवा है उसका नाम जो है वो मिस्ट्रल है। रोन घाटी में चलने वाली ठंडी शुष्क हवा का जो नाम है, इस यहाँ लोकल विंड का नाम है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल, मिस्ट्रल। और उत्तरी इटली में चलने वाली जो ठंडी हवा है इसका नाम है बोरा, इसका स्थानीय ये पवन का नाम है बोरा। चलिए, तो ये 3 लोकल विंड, और भी लोकल विंड आप याद रखिएगा, लोकल हर जी के किताब में, चाहे हम लोग का पीछे में लिखा होगा।
लोकल विंड का नाम याद रखिएगा, यहां पर है जोरान लोकल विंड। जोरान स्थानीय पवन कहाँ, तो जोरा पर्वत से स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा झील तक। रोन घाटी में चलने वाली जो ठंडी शुष्क पवन है उसको मिस्ट्रल कहते हैं, और उत्तरी इटली में चलने वाली जो ठंडी पवन है, ठंडी हवा जो है, उसका नाम वहाँ बोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में प्रथम वाचन कब हुआ था? संविधान सभा में प्रथम वाचन, देखो बाबू यहां पर होता क्या है कि प्रथम वाचन को संविधान सभा की प्रथम बैठक जब हुआ था उससे जोड़ करके बहुत जगह बताया जाता है, लेकिन संविधान सभा वो वाचन नहीं होता है। संविधान का एक तरह से पूरी तरह से संविधान जब तैयार हो गया, उसके अवलोकन के लिए जो बैठकें हुई, उसके अवलोकन के लिए जो अवलोकन जिस अवधि में किया गया 3 में, तो वो 3 वाचन। संविधान सभा में कितने वाचन हुए हैं, तो 3 वाचन। 3 वाचन। संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो बात है 9 दिसंबर 1946 से चली, उसको वाचन नहीं कहते हैं। ये वाचन की बात जो है ना, ये 48 के अंत से 4 नवंबर 1948 जब ड्राफ्ट आपका पूरा सब चीज तैयार लगभग हो गया था, तो उस समय से 3 वाचन चलता है। तो प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। पहले मैं इसको लिख दूं, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन जब टर्म आ रहा है ना, तो ये वही आता है। प्रथम वाचन जो होगा वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ये प्रथम वाचन का टाइम है। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। फिर आपका 48 के नवंबर में ही द्वितीय वाचन जो लंबा चलता है। द्वितीय वाचन जो है वो 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 ये आपका है द्वितीय वाचन। और तृतीय वाचन की बात, तृतीय वाचन जो फाइनल रहा, तृतीय वाचन ये 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, एकदम याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। बहुत जगह प्रथम वाचन के रूप में इसको बताया जाता है, लेकिन ये नहीं। वाचन 3 हुआ। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से, ये लास्ट फेज का समय था, यानी जब संविधान एक तरह से बहुत सी बातें तैयार हो चुकी थी, तब वाचन का आता है। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 49, ये लंबा वाचन चला। और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ये तृतीय वाचन। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से संविधान सभा द्वारा अंगीकार कर लिया गया। उसी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा में प्रथम वाचन कब हुआ था, तो यहां पर आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए था, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, और ये हमारा कहीं नहीं है, डी ऑलरेडी है, तो इनमें से कोई नहीं। 89 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? प्रोविजंस अबाउट सिटीजनशिप। वो किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो पार्ट 2 में, जैसा हमने ऑप्ट किया भाग 2 में। आप जानते हो भाग 1 में
आर्टिकल 1 से 4 है आर्टिकल 1 में। और ये जो है देश का नाम, जो पहला आर्टिकल बोलता है इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, ऐसा आर्टिकल 1 में। फिर 2 में है कि राज्य बढ़ाया जा सकता है, नए राज्यों का प्रवेश। 3 में है कि जो हमारे राज्य हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, सीमाओं बढ़ाई जा सकती है। 4 में कहता है कि 2 और 3 से जो भी बदलाव होगा उसको कोई संविधान संशोधन की तरह नहीं माना जाएगा, ये 4। और ये सब हो गया आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 4 ये हो गया भाग 1, भाग 1 हो गया। और आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 ये हो गया भाग 2। और इसमें क्या है, नागरिकता। तो बस इतना मैं बता रहा हूं कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में। अब नागरिकता से संबंधित प्रोविजन क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या है और सब बातें ये अलग डिस्कशन का हो जा रहा है। यहाँ पर है नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। संविधान में कुल 22 भाग हैं, इसी को बोलिए। कहीं कहीं 25 देगा, जो भाग में कोई क ख जुड़ता है तो उसको भी जोड़ करके कहीं कहीं किताब में लिखता है 25 भाग, लेकिन एकदम नहीं। संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आंसर ये 22 ही कीजिएगा। उसी तरह संविधान में अनुच्छेदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद पूछेगा कुल कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल हैं, तो मूल रूप से ये 395 अनुच्छेद ही कीजिएगा, क्योंकि किसी अनुच्छेद में क ख जोड़ जुड़ता है उससे वो सेपरेट अनुच्छेद का दर्जा नहीं लेता है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी, अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी, तो आप क्या कहोगे, 395। हाँ, अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां तो ये पहले 8 थी, अभी अनुसूचियां कितनी, तो ये आप कहोगे अनुसूचियां कितनी, तो अनुसूचियां जो हैं वो 12, अनुसूचियां 12, भाग 22, अनुच्छेद 395। नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग 2 में। और नागरिकता का अनुच्छेदीय विस्तार आर्टिकल रेंज क्या है, 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया। पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे और इनके द्वारा ही, इनके सहयोग से ही इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, और पीसी महालनोबिस के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत जो 1920 से ही शुरू हुई है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो डॉक्टर सी रंगराजन हैं, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर कहाँ के, आरबीआई के। पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन, डॉक्टर सी रंगराजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस में ताजा संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, ऐसा वहां संशोधन किया गया है। और ये करंट का क्वेश्चन 2036 तक। रूस में ताजा संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकेंगे, तो 2036 ईस्वी तक
वो राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। सनवे ताइहुलाइट क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है। सनवे ताइहुलाइट सुपर कंप्यूटर है, ये चाइना का सुपर कंप्यूटर है। सनवे ताइहुलाइट सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें ज़्यादा कोई खास डिस्कशन नहीं है। इनमें से सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश कौन है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? जिस गैस से जिस गैस के कारण पृथ्वी के परितः तापमान में वृद्धि, उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। पृथ्वी के परितः वायुमंडल है, और वायुमंडल, एक दिन और मैं डिस्कस किया था, वायुमंडल पृथ्वी से विकिरित उष्मा को वायुमंडल रोकने का काम करता है, और वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर एडेक्वेट टेम्परेचर बना रहता है जितना चाहिए। हमारी वायुमंडल की संरचना ही वैसी है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी दूसरे गैस हैं। तो वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उष्मा को रोकने की टेंडेंसी इसमें सबसे ज़्यादा है, उष्मा को सबसे ज़्यादा रोकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे शुक्र ग्रह का बात कर लो, तो बुध के बाद शुक्र है, लेकिन शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म। क्यों? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रमुख रूप से है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा गर्म, यानी उसके धरातल से उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा को वो ज़्यादा देर तक चेक करके रखता है। वहीं पर मरकरी, बुध देखो, जो सूर्य के ज़्यादा निकट है, शुक्र उसके बाद है, लेकिन वहाँ पर कोई वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए वो तेज़ी से गर्म होता है और तेज़ी से ठंडा होता है। हमारे यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अन्य भी फंक्शन है, अन्य भी कार्य हैं, उसकी उपयोगिता है और उसका हानि भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक उपयोगिता ये कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज हमारे वायुमंडल में है, वो जितना हमें एक लाइफ के लिए, पृथ्वी पर जीव होने के लिए जितना तापमान चाहिए, उस तापमान को ये बना के रखता है। अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो वो ज़्यादा गर्मी फिर बढ़ जाएगा। अब इसको ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं? ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पर ठंडे प्रदेशों में या तो हाई एल्टीट्यूड हो, ज़्यादा ऊंचाई पर हो कोई जगह, या फिर बहुत ऊंचे अक्षांशीय जगह जो हो, ऊंचे अक्षांश पर हो, जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचती हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत कम रहता है सूर्य की किरणों के तिरछे पहुँचने से, या बहुत ऊंचाई पर है तो ताप ह्रास दर के कारण। तो ठंडे प्रदेश में क्या किया जाता है कि एक अरेंजमेंट शीशा का बनाया जाता है, शीशा का एक हाउस बनाया जाता है, शीशा का छोटा हाउस बनाया जाता है, और उसमें प्लांट लगाया जाता है। क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लांट को ग्रो करने के लिए एक एडेक्वेट टेम्परेचर चाहिए। वहाँ टेम्परेचर नहीं है, इसलिए प्लांट वहाँ ग्रो नहीं कर पाता। आप भी देखते हो, अभी ठंडा में पाला वाला पड़ता है तो बहुत सा प्लांट हमारा क्या होता है, समाप्त हो जाता है, मुरझा जाता है छोटा प्लांट। तो ऐसा शीशा का एक अरेंजमेंट होता है, और उसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें अगर कम भी आई, कुछ समय तक भी आई, तो अंदर की हवा को वो गर्म कर दें। बाहर से ये डिस्कनेक्ट है, बाहर का तापमान कम है तो फिर ये इसका तापमान गिर नहीं रहा है, और इसके लिए जो उचित तापमान चाहिए वो यहाँ बन जाता है, और इसलिए वो प्लांट वहाँ ग्रो कर पाता है। और इस अरेंजमेंट को ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस, ये शीशा का जो ग्लास जिस तरह से काम कर रहा है, अंदर के तापमान को गिरने नहीं दे रहा है, अंदर के उष्मा को बाहर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि हीट फ्लोज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो बाहर में लो है, लेकिन इसके तापमान को बाहर जाने नहीं दे रहा है। ये रे आ गया, कुछ तिरछी
कुछ समय तक भी ये प्रकाश की किरणें आई तो यहाँ पर जितनी हवाएं हैं वो गर्म हो गई और ये प्लांट को उचित तापमान मिल गया और ये फिर ग्रो कर रहा है। तो इस अरेंजमेंट को ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। अब क्या है कि उसी तरह का ये कुछ हमारा दिखता है, उसी तरह का हमारा ये दिखता है वायुमंडल। तो वायुमंडल भी पृथ्वी से विकिरित उष्मा को कुछ समय तक रोकता है, धीरे धीरे उष्मा को ऊपर जाने देता है। और उसमें प्रमुख कारक कौन है, फैक्टर कौन है, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को या उस तरह के गैसेस को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इट मीन्स कि द गैस एक्ट्स एज लाइक एज ग्रीन हाउस अरेंजमेंट, ग्रीन हाउस, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है? इनमें से सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश कौन है? अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो जितना इंडस्ट्री जो होगा तो इंडस्ट्री से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन होगा तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर तापमान को, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण तापमान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के रेडिएटेड हीट एनर्जी को ऊपर जाने से रोकेगा, ज़्यादा चेक कर देगा, तो धरातल के पास तापमान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कौन, यानी जो ज़्यादा इंडस्ट्री है, उस पर कोई भी अपना इंतजाम नहीं रखा है, बेतहाश बढ़ा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, तो वो तो इस तरह का करने में अभी सबसे ज़्यादा किस देश के द्वारा ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है? तो अभी स्थिति है चीन की। चीन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर रहा है और उसके बाद स्थिति है यूएसए की। सबसे ज़्यादा चीन और अभी की स्थिति में, और उसके बाद यूएसए का। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा चाइना, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? यहां बड़ी का मतलब एरिया से होगा, और विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन है। अमेजन सबसे बड़ी नदी, अमेजन। और कहाँ भाई? दक्षिण अमेरिका महादेश, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। और सबसे लंबी अगर पूछ दे, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट पूछ दे, सबसे लंबी, ये दूसरी लंबी होगी विश्व की सबसे बड़ी एरिया वाइज या द्रोणी से सबसे बड़ी और दूसरी लंबी, विश्व की दूसरी लंबी अमेजन, दक्षिण अमेरिका। अब विश्व की सबसे लंबी का अगर बात कर दे, सबसे लंबी, तो आप जानते हो नील। ये कहाँ? अफ्रीका महादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? आप जान रहे हो, जम्मू कश्मीर राज्य था, अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर में विधान मंडल भी है, विधानसभा है वहाँ पर। पहले तो वहाँ विधान परिषद भी था, अब एक सदनीय विधान मंडल हो गया। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वहाँ विधानसभा की उपस्थिति, ऐसा 3 अब हो गया। पहले से आपका पौंडीचेरी, दिल्ली, अब एक केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है वो जम्मू कश्मीर। यहाँ बात है जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा, जो कुछ पहले पहले जो वाजपेयी, पहले मोदी सरकार में ये रेल राज्य मंत्री भी थे, रेल राज्य मंत्री। तो मनोज सिन्हा, उसके बाद इनको दूरसंचार में भी शायद रखा गया। तो जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? वो मनोज सिन्हा। ये यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गाजीपुर क्षेत्र के हैं मनोज सिन्हा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है जिसकी सीमाएं ज़्यादा दूसरे देशों से, ज़्यादा देशों से लगती है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश
जिसका बाउंड्री सबसे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा देशों से, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है, तो आउटर बाउंड्री जिसका सबसे ज़्यादा लंबा हो वो रसिया है। रसिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश भी है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश रूस है। पहले पूर्व सोवियत संघ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया 90 के दशक में, और सोवियत संघ के विघटन के बाद उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, ये सब, चेचनिया, ये सब अलग हो गए। फिर भी रूस जो है, ये छोटे छोटे थे। रूस का एरिया अभी भी बहुत ज़्यादा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल लाल पाल, लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे किस पार्टी के, तो कांग्रेस के। कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, कांग्रेस का स्थापना 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक के रूप में अगर नाम आएगा, संस्थापक के रूप में, सॉरी फाउंडर, संस्थापक, कांग्रेस के संस्थापक के रूप में नाम आएगा किसका, तो एओ ह्यूम नाम देते हैं, वो अंग्रेज ऑफिसर, रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर एओ ह्यूम। अब ये क्यों, ये फाउंडर कैसे, ये अलग बात है, लेकिन आप याद रखोगे एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 बॉम्बे गुरु तेजपाल बहादुर संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय के प्रांगण में। कांग्रेस का प्रथम चरण, ये बात आता है, ये एक क्वेश्चन आता है, कांग्रेस का प्रथम चरण, फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का प्रथम चरण, फर्स्ट फेज, ये 1885 से 1905 प्रथम चरण। आप जानते हो 1905 बंगभंग आंदोलन, अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का घोषणा को किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, और कांग्रेस के लोगों ने इसे एक कॉम्युनल डिवीज़न माना कि कौम के आधार पर यह बांट रहा है, और इसका विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया। लेकिन कांग्रेस के जो फाउंडर लीडर्स अधिकांश थे वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों का भी डायरेक्ट हम विरोध करें, उनके खिलाफ कोई मूवमेंट चलाएं, अभी वो स्थिति को नहीं चाहते थे ऐसा उस समय चलाना, और इसलिए इस काल को कांग्रेस का उदारवादी काल कहते हैं, उदारवादी काल, उदारवादी काल, मॉडरेट फेज कहते हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों की राय हुई, 20 वर्ष में बहुत नए नए जो सदस्य हुए उनकी संख्या बहुत हो गई, और फिर राय हुई कि नहीं, बंगाल विभाजन की घोषणा का विरोध करना है, और उस घोषणा के विरोध के लिए पहला आंदोलन, जो बंगाल विभाजन की घोषणा का विरोध करने के लिए जो आंदोलन हुआ उसको बंगभंग आंदोलन कहा गया, बंगभंग आंदोलन, बंगभंग आंदोलन। और इस आंदोलन के शुरू होने से ही कांग्रेस का जो उदारवादी प्रकृति था वो समाप्त होता है, और इसको प्रथम स्वदेशी आंदोलन भी कहेंगे क्योंकि इसका नेचर था स्वदेशी। क्या नेचर था भाई, तो विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, प्रथम स्वदेशी आंदोलन भी इसको कहते हैं, प्रथम स्वदेशी आंदोलन। चलिए ठीक है, तो कैसे हुआ, क्योंकि अधिकांश सदस्यों का ये मानना था कि अंग्रेजों की हर नीति को हम अब मानेंगे नहीं, और प्रार्थना करने वाली नीति पर अब हम नहीं चलेंगे, अब जो गलत डिसीजन उसका हम विरोध करेंगे। तो यहाँ से उदारवादी फेज समाप्त होता है। तो वैसे लोग जो उदारवादी विचारधारा से अब अलग हो गए, तो उनको क्या कहा गया, एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। तो एक्सट्रीमिस्ट यानी अब विरोध करने वाला, इसको क्रांतिकारी नहीं समझोगे, ये नहीं कि अंग्रेजों पर आक्रमण करना है, उनकी नीति का विरोध करना है, और विरोध करने के लिए जो कुछ भी हमारे हाथ में है, जैसे उनके सामान को नहीं खरीदना, उनके इंस्टीट्यूशन का त्याग करना, उनके ऑफिस में नहीं जाना, ये सब बातें। शुरू में तो बस यही था कि उनके सामान को नहीं खरीदना और उनके व्यापार को क्षति पहुंचाने, उनके व्यापार यहाँ ज़्यादा फ्लोरिश करे, इससे हम दूर रहें, यानी व्यापार, उनके सामानों का बहिष्कार करना, ये मुख्य रूप से था। तो यहाँ से वैसा करने वाले लीडर को क्या कहा गया, एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। उन्हीं को गर्मपंथी भी कहा गया।
और शुरू के जो हमारे गर्मपंथी तीन जो गर्मपंथी नेता, तीन जो प्रारंभिक गर्मपंथी नेता, वो लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये शुरू के तीन प्रमुख एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुए जिनको गर्मपंथी कहा गया। तो आखिर ये किस पार्टी से रिलेटेड थे? कांग्रेस पार्टी से। और उदारवादी विचारधारा और उग्र विचारधारा या नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस एक तरह से दो घटक में बढ़ जाती है, जिसको उस अधिवेशन को सूरत फूट, 1907 का सूरत फूट कहते हैं, यानी कांग्रेस। और उसमें ये लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक ज़्यादा मुखर थे और बाल गंगाधर तिलक पर अंग्रेज ज़्यादा गुस्से में थे बाल गंगाधर तिलक से, क्योंकि ये ब्रिटिश नीति का ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ कर ही रहे थे, लोगों को अपने तरफ जोड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के शासन की जो बुराई है उसको ज़्यादा मुखर होकर के बता रहे थे, और इसलिए उनको अंग्रेज़ों ने असंतोष का जनक, भारत में असंतोष का जनक कहा। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, सिरोल ने कहा। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 1908 से 1914 6 वर्ष का उनका सजा हुआ। फिर 14 में वो कारागार से, जेल से उनकी रिहाई होती है और फिर वो कांग्रेस की एकजुटता लाने के लिए फिर प्रयास करते हैं और फिर 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों घटक फिर मिल जाते हैं, जिसको लखनऊ समझौता के रूप में जाना जाता है। तो लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, कहाँ के? कांग्रेस के ही थे। स्वराज पार्टी, ये बात बाद में है, स्वराज पार्टी 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का था, तो कांग्रेस ने बोला हम 1919 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं है, इसलिए इसमें जो प्रावधानित चुनाव है उस चुनाव को में हम हिस्सा नहीं लेंगे, उसका हम बहिष्कार करते हैं। फिर कांग्रेस में कुछ लोग हुए कि नहीं, हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए और भागीदारी यानी जो व्यवस्था है, जो शासन, उसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जितना भी अधिकार मिला लेकिन हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो इस विचारधारा के लोग हो गए, उसमें मुख्य रूप से थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और फिर बाद में कांग्रेस से हुआ कि जो लोग चुनाव में भाग लेना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं, और चुनाव में भाग लेने के लिए जो कांग्रेस की ओर से ही जो पार्टी एक तरह से बनी उसको स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के फाउंडर के रूप में या स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता या संस्थापक नेता के रूप में नाम आता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास। दोनों अपने समय के, उस समय के एमिनेंट बैरिस्टर थे, बहुत ख्याति प्राप्त बैरिस्टर थे। गदर पार्टी, तो लाला हरदयाल और ये सब सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी का गठन अभी हम लोग बात किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को ही लाल बाल पाल कहा जाता है, और ये अत्यंत प्रमुख नेता थे कांग्रेस के ही, कांग्रेस के गरम दल के, गरम विचारधारा के, एक्सट्रीमिस्ट लाइन के प्रमुख लीडर थे लाल बाल पाल। तो सी आंसर हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन को भूमि पूजन किया गया? ये करंट का है इसमें। तो 5 अगस्त 2020 यानी ए होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हेतु, आप इस पूरे चीज़ को जानते हो कि अयोध्या में जो विवाद है, वहाँ एक मस्जिद का निर्माण मुगल काल में हुआ था, फिर 1992 में वो मस्जिद को तोड़ा गया, फिर टूट गया, और फिर वहाँ पर ये विवाद हुआ कि किसके हाथ में दिया जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसमें अलग मस्जिद बनाने के लिए जगह दिया गया है अलग, फिर जहाँ मूल जो था वहाँ पर जो ढांचा जो ध्वस्त हुआ वहाँ पर श्री राम मंदिर बनाने का है। तो श्री राम मंदिर के लिए एक न्यास है और उसके लिए प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया। वो डेट कब? तो 5 अगस्त
220। ये जजमेंट कब आया ये भी खोज करके याद रखोगे, हो सकता है कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन है। हम लोग का क्वेश्चन 99 पर ही खत्म हुआ। फोटोन की ऊर्जा ई समय, जैसे डी ऐसा आंसर होगा इसका। ये साइंस वाले सर फिर डिस्कस करेंगे। और इस तरह से इस सेट में जीके के जो क्वेश्चंस थे 99 नंबर पर हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ये जीके के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। फिर अगले सेट में जीके के क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।